हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जिनको जिनको ये नहीं पता कि फार्मेसी क्या होता है वो हम बताने वाले हैं। और फिर फार्मेसी अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्म डी, ये सब क्या होता है ये भी आप समझोगे इसी वीडियो में। कोर्स कैसे है ये, टोटल एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे कैसे देने पड़ेंगे आपको, कौन कौन से, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन कैसा होता है, कहाँ होता है, फ़ीस के बारे में, करियर के बारे में, सैलरी के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में भी देख लेंगे आखिर में। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ फार्मेसी। अब अगर डेफिनेशन में चलते हो तो क्या लिखा, देखिए, फार्मेसी इज़ अ फील्ड ऑफ हेल्थ केयर दैट फोकसेस ऑन द प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशंस और मेडिसिन्स। तो छोड़िए ये सारी चीज़ें, फार्मेसी का कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो ना स्टूडेंट्स, तो आप मेडिसिन्स के बारे में महारत हासिल कर लोगे। आपको मेडिसिन्स के बारे में हर चीज़ पता चल जाएगा, किस तरह मेडिसिन्स को बनाया जाता है, कैसा उसका यूज़ होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसा होता है, डिस्पेंसिंग में आप किस तरह इसको सेल कर सकते हो, इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो, इसका मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब मेडिसिन्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आप मास्टर हो जाओगे मेडिसिन्स के बारे में। तो चलिए, ये तो डेफिनेशन था, इस पर कोई इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं। फार्मेसी का मतलब आप मेडिसिन्स के बारे में सब कुछ जान जाओगे स्टूडेंट्स। और आपका मेडिकल हो सकता है, आप जॉब कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए, अगर कोर्सेज़ के बारे में अगर आप देखोगे तो डी फार्मा एक कोर्स है, बी फार्मा एक कोर्स है, एम फार्मा एक कोर्स है और फार्म डी करके कोर्स है। अब इसके बारे में और आपको क्या समझना है कि कम से कम 12 तो होना चाहिए, उसके बाद ही डी फार्मा शुरू होता है। 12 के बाद ही आप या तो डी फार्मा करिए, या तो 12 के बाद आप बी फार्मा करिए, और बी फार्मा के बाद या तो एम फार्मा करिए, क्योंकि एम फार्मा बी फार्मा के बाद ही आता है। फिर 12 के बाद आप फार्म डी करिए। अब देखिए, पहले 12 के बाद आप या तो करेंगे डी फार्मा, 2 साल का कोर्स है, बताया जाएगा। फिर 12 के बाद आप बी फार्मा भी शुरू कर सकते हो, लेकिन 12 के बाद एम फार्मा नहीं शुरू होगा। एम फार्मा हमेशा बी फार्मा के बाद होएगा, लेकिन हाँ 12 के बाद फार्म डी शुरू हो सकता है। डी फार्मा और फार्म डी दोनों डिफरेंट है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। डी फार्मा का मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये उसका फुल फॉर्म है। 2 साल का कोर्स है। और बी फार्मा का मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी और 4 इयर्स का कोर्स है। एम फार्मा मतलब मास्टर ऑफ फार्मेसी, जो 2 इयर्स का कोर्स है। और फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बैक्यूलरेट डिग्री, जो 6 इयर्स का होता है स्टूडेंट्स, जो 12 के बाद आप करोगे। अगर आप फार्म डी करते हो तो एक चीज़ आपको ये समझना है कि आपका जो नाम है उसके प्रीफिक्स में डॉक्टर आ जाएगा। मतलब आपके नाम को डॉक्टर नाम से ऐड करके, प्रीफिक्स को ऐड करके आपको बोला जाएगा। अब चलिए, अब तो ये तो आपने कोर्स देखा है कि 2 इयर्स का होता है, 4 इयर्स का होता है, 2 इयर्स का होता है, 6 इयर्स का होता है। इसके बारे में थोड़ा और भी आप इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा इसी वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में समझने की कोशिश करते हो तो डी फार्मा में एलिजिबिलिटी क्या है। एक तो आप 10th जब आपका हो जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको साइंस स्ट्रीम लेना है, ये आपको याद रखना है। आपको कॉमर्स और आर्ट्स नहीं लेना। ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, बाकी अलग अलग स्टेट में भी आप देखोगे तो साइंस होना चाहिए, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो होना चाहिए। तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि 10th के बाद आपको साइंस स्ट्रीम लेना है और 11th और 12th साइंस से आपको करना है। जब आप साइंस लिए रहोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट, आपके जो भी सब्जेक्ट रहेंगे आपको तो पता चल जाएगा, लेकिन उसमें आपको फोकस करना है ये 4 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। इसके अंदर आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, 12th में आपका जो रिजल्ट है वो कम से कम 50% आना चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए। और अगर आप शेड्यूल कास्ट के हो तो आपका और भी यहाँ पे परसेंटेज कम है, 45। लेकिन आप फिर भी याद रखिए कि 50% आपका टारगेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के बारे में जानते हो, कंसेप्ट आपका क्लियर है, आपका उतना ईजी क्या होगा मालूम है, सीटी एग्जाम होगा। अब सीटी एग्जाम क्या, देखिए, डी फार्मा का अगर आप ये ले रहे हो, एडमिशन लेना चाहते हो डी फार्मा में, जो 2 साल का कोर्स है 12th के बाद, और डी फार्मा कोर्स होने के बाद आप अपना एक मेडिकल ओपन करके आप अर्निंग पे जा सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई भी स्टॉप कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली ये बात है कि जो स्कोप बी फार्मा में है वो डी फार्मा में नहीं है। तो आपका अगर बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप सिर्फ मेडिकल खोलकर उसी के अंदर बैठना चाहते हो, तो डी फार्मा 2 साल का कोर्स करके एक एग्जिट एग्जाम दे के लाइसेंस लेके आप क्या कर सकते हो, मेडिकल ओपन करके बैठ सकते हो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको डी फार्मा में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे तो आपने एंट्रेंस एग्जाम सुना तो है, MSCET महाराष्ट्र के लिए, अदर स्टेट के लिए अदर एंट्रेंस एग्जाम होता है। नीट कॉमन है पूरे इंडिया के लिए। तो अगर आपने CET कर दे दिया है तो भी बहुत है, CET ही ज़रूरी है अगर फार्मेसी की बात करेंगे तो। लेकिन नीट का अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो वो भी आप फार्मेसी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी ये है कि डी फार्मा में आपको CET और नीट की ज़रूरत नहीं है।
मतलब आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो डी फार्मा में। मतलब आपने 10 के बाद क्या किया, साइंस लिया और आपने 12th साइंस तक किया, और अब आप क्या कर सकते हो, सीटी और नीट कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना, डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो डी फार्मा में। और 2 साल का कोर्स करने के बाद आप अपना एक मेडिकल ओपन कर सकते हो, या कोई इंडस्ट्री में भी आप जॉब कर सकते हो। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री में इतना आपको सैलरी पैकेज नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, आपके पास अच्छा लोकेशन है, तो आप मेडिकल ओपन करके ही आप मतलब अच्छा अर्न कर सकते हो। डी फार्मा ज़्यादातर लोग मेडिकल को खोलने के लिए ही करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये याद रखिए कि इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि 12th आपका होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और 50% एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए। इससे कम होगा तो एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, और एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बी फार्मा करना है तो भी वही क्राइटेरिया है, 12th आपका 10th 11th 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। पीसीएमबी में आपका 50% होना चाहिए मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम ही आप लाइए। और यहाँ पे आपको सीटी का एग्ज़ाम ज़रूर देना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करते हो तो अगर हुआ तो मैंने इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो सीटी या नीट आपको देना पड़ेगा। अगर आपने दोनों भी दे दिया है तो ये भी समझा जाता है कि जिसमें आपका ज़्यादा अच्छा मार्क्स रहेगा उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। विदाउट सीटी के आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है स्टूडेंट्स बी फार्मा में। अगर सीटी में आपको बहुत कम मार्क्स मिले तो भी चलेगा, लेकिन आपको अच्छे कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे। आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा जिसका फीस ज़्यादा रहेगा, बस ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि सीटी अगर आपने बहुत कम मार्क्स लाया तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। नॉन ज़ीरो बोला जाता है, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो हो तो आपको कहीं एडमिशन मिलेगा ही नहीं, चाहे कोई भी कॉलेज हो। तो सीटी में आपको नॉन ज़ीरो मार्क्स होना चाहिए। हाँ, जितना कम मार्क्स रहेगा आपको उतना परेशानी होगा एडमिशन लेने के लिए। 200 मार्क्स का होता है, आपको 150 मार्क्स से ऊपर ही लाना है। इसमें परसेंटाइल की बात हुई जाती है, परसेंटेज की नहीं। आप पता लगा सकते हो परसेंटेज और परसेंटाइल क्या होता है। तो परसेंटाइल 95 के ऊपर 97, 98, 99 तक अगर आपका परसेंटाइल रहता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब 99 परसेंटाइल का मतलब है कि 200 में से आप अगर 160-70 तक लेके आते हो तो 99 परसेंटाइल तक पहुँच ही जाता है स्टूडेंट्स, जो चेंज होते रहता है। तो बी फार्मा के लिए आपको सीटी का एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगा। नीट का भी आप दे सकते हो, ज़्यादातर फोकस करिए सीटी का। अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको बी फार्मा करना है, जो 12th के बाद डायरेक्ट होएगा, तो 12th के बाद या तो आप डी फार्मा करिए, 2 साल का कोर्स करिए, फिर एग्जिट एग्जाम दीजिए और लाइसेंस लीजिए और अपना मेडिकल ओपन कर लीजिए। आपका काम खत्म हो जाएगा, आप अर्निंग पे आ जाओगे, या तो आप कहीं पे जाके जॉब भी कर लीजिए। लेकिन अगर आपको और आगे बढ़ना है, आपको बड़े बड़े इंडस्ट्री में जॉब करना है, तो आप 12th के बाद बी फार्मा करिए। यहाँ पे भी आप अपना मेडिकल ओपन कर ही सकते हो, लेकिन आप साथ ही साथ में आप एक बड़े अच्छे इंडस्ट्री में काम भी कर सकते हो, और आप दवाई मतलब मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, आप कंपनी भी बना सकते हो। डी फार्मा में आप कंपनी नहीं खोल सकते जहाँ पे आप मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करोगे। उसका देखिए एम फार्मा में बी फार्मा का होना ज़रूरी है। मतलब बी फार्मा अगर आप कर लेते हो तभी आप एम फार्मा कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मास्टर डिग्री है ये बैचलर डिग्री ग्रेजुएट है, और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। तो कभी भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो ग्रेजुएट डिग्री के बाद ही होता है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए बी फार्मा ज़रूरी है। इसमें भी 55% कम से कम बी फार्मा में आपका होना चाहिए। और एम फार्मा में एडमिशन लेने के बाद बी फार्मा के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा GPAT, ये आप याद रखिए। तो इसके बगैर देखिए ये सारे नॉलेज ना आपको वैसे ही आ जाएगा। अगर आप बी फार्मा में एडमिशन ले चुके हो तो आपको आपके फ्रेंड सर्कल में आपके टीचर से ये सारी चीज़ें पता ही चल जाएंगी। GPAT का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसा होता है, वो सारी चीज़ पता चलेगी। बेसिक क्या है आप वहाँ की शुरुआत करिए, फिर आगे आपको अपने आप ही नॉलेज मिलते चला जाएगा। तो एम फार्मा अगर आप करते हो तो आपको बी फार्मा आपका होना चाहिए। डी फार्मा से एम फार्मा नहीं होता है स्टूडेंट्स, बी फार्मा के बाद ही एम फार्मा। अगर डी फार्मा से फार्म डी होता है, जिसको आप मैं थोड़ी देर के बाद बताऊँगा, तो 55% चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम GPAT चाहिए। अभी फार्म डी अगर आपको करना है तो या तो आप 12th किए रहो तो भी फार्म डी कर सकते हो, या तो अब अगर आपने बी फार्मा किया तो भी आप फार्म डी कर सकते हो, डी फार्मा किया तो भी आप फार्म डी कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो 12th के बाद डायरेक्टली अगर आप फार्म डी करते हो तो 6 साल का कोर्स है, वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 55% आना पड़ेगा। GPAT का एग्जाम जो बोला जा रहा है वो इनके लिए, बी फार्मा के लिए। अगर आप बी फार्मा के बाद फार्म डी करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, GPAT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डी फार्मा के बाद फार्म डी करोगे तो नहीं, और अगर आप बी फार्मा के बाद अगर आप 12th के बाद फार्म डी करोगे तो आपको CT का एग्ज़ाम देखना पड़ेगा। देखिए फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने 12th करने के बाद डायरेक्टली फार्म डी का एडमिशन का सोचा है तो आपको CT का एग्ज़ाम देना है। उसमें आपको अच्छा स्कोर लाना है, उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा और आपका 6 ईयर्स का जो कोर्स है वो पूरा होगा और आपका फार्म डी कंप्लीट होगा और आपको एज अ डॉक्टर आपको बोला जाएगा और आपको मेडिसिन के बारे में आपको महारत भी हासिल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं और आपको ये सारे लाइसेंस भी मिल जाएंगे, मेडिकल ओपन करने का, मेडिसिन सेल करने का, मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने का, वो सारी चीज़ रहेंगे। मतलब जितना बड़ा कोर्स रहेगा उतना आपको ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कोर्स के बारे में फिर से देख लेते हैं और लैटरल एंट्री क्या होता है वो आपको बताता हूँ मैं। जैसे देखिए कि अगर डी फार्मा आपने कर लिया है जो 2 साल का कोर्स है और आपने डिसाइड किया कि मुझे बी फार्मा करना चाहिए था,
तो अब अगर देखो तो बी फार्मा 4 ईयर्स का कोर्स है, लेकिन अगर डी फार्मा के बाद अगर आप बी फार्मा अप्लाई करते हो तो ये 4 ईयर्स के कोर्स में आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, मतलब आपको 3 साल और करना पड़ेगा। ये 2 रहेगा और फिर +3 5 ईयर्स के बाद आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी हो जाएगा। अगर डायरेक्ट 12th में लेते थे तो 4 ईयर्स में हो जाता था, लेकिन आपने क्या किया, पहले आपने अगर डी फार्मा का सोचा था तो आपने डी फार्मा कर लिया, फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे बी फार्मा करना चाहिए था या करना है, तो अब आपको 1 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा, ऐसा समझिए, और आपको 3 साल करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं लैटरल एंट्री। उसी तरह देखिए डी फार्मा से एम फार्मा नहीं होता है, बी फार्मा के बाद ही एम फार्मा होगा, ये तो आपको याद रखना है। उसी तरह अगर आप बी फार्मा कर चुके हो 4 ईयर्स का कोर्स और आपने सोचा कि अब मुझे फार्मडी करना चाहिए था और मैं एम फार्मा नहीं करूँगा, तो फार्मडी 6 ईयर्स का कोर्स है। तो यहाँ पे भी आपको क्या क्या मालूम है, लैटरल एंट्री के हिसाब से आपको 3 ईयर्स और करना पड़ेगा, 4 + 3 मतलब 3 साल का कोर्स और रहेगा, आपका फार्मडी हो जाएगा। मतलब वैसे अगर फार्मडी कोई करेगा 12th के बाद तो उसको 6 ईयर्स जाएगा, लेकिन अगर आप बी फार्मा के बाद करोगे तो आपका 7 ईयर्स हो जाएगा, 1 साल बढ़ जाएगा। उसके बाद एम फार्मा आप देख रहे हो 2 ईयर्स का कोर्स है, जो बी फार्मा के बाद होगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। इसके बारे में और भी लैटरल एंट्री के बारे में और भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि लैटरल एंट्री में कितना ईयर्स का गैप होता है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही सब कुछ डिसाइड किया कि मुझे डी फार्मा करके काम खत्म करना है, मेडिकल ओपन करना है और मेरा बैकग्राउंड अच्छा है और कुछ नहीं करना, तो आप 2 साल के बाद 12th के 2 साल के बाद ही आपका अर्निंग चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो आपको बी फार्मा करना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो और किसी सब्जेक्ट पे स्पेशलिटी अगर आपको करना है तो आप एम फार्मा कर सकते हो। फार्मडी अगर आप करते हो तो आप क्या करोगे, आप इंडस्ट्री में काम नहीं करोगे, केमिकल मेडिसिन की इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आप काम नहीं करोगे, आप हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में काम करोगे स्टूडेंट्स। और फार्मडी करने के बाद आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी जा सकते हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। चलिए और भी समझते हैं एडमिशन के बारे में। अगर आप समझोगे तो 2 कॉलेज होता है स्टूडेंट्स, एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है और एक प्राइवेट कॉलेज होता है। और आप जानते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपका फीस कम हो जाता है, और प्राइवेट कॉलेज में आपको पता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे जो भी फीस स्ट्रक्चर दिया रहेगा आप एक्जैक्टली उसके ऊपर मत बैठना, कम ज़्यादा दोनों हो सकता है। जैसे डी फार्मा का अगर एडमिशन करते हो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ, और ये एक्यूरेट नहीं है स्टूडेंट्स आपको, लेकिन समझना है कि 30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया तक 1 साल का आपका कोर्स हो सकता है, जबकि 2 साल का कोर्स आपको करना है डी फार्मा। तो 2 साल में कितना जाएगा आपको समझना है। सेम चीज़ अगर बी फार्मा में भी चलेंगे तो इसी तरीके से फीस का स्ट्रक्चर है, ये कोई फिक्स नहीं है स्टूडेंट्स, इससे कम इससे ज़्यादा हो सकता है। 1 साल का कोर्स, 1 साल का फीस स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, ये पूरे 4 साल का फीस नहीं है स्टूडेंट्स। 1 साल में आपको इतना फीस देना पड़ेगा, या तो किसी कॉलेज का 20-20 हज़ार रहेगा, 25-25 हज़ार हर साल का रहेगा, कोई 1 लाख भी रह सकता है, कोई 1.5 लाख भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है, इतने पैसे का आपको बंदोबस्त पहले से समझ के रखना है स्टूडेंट्स। अगर आप एम फार्मा करते हो तो देखिए इतना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि थोड़े एम फार्मा के लिए और फार्मडी के लिए ज़्यादातर कॉलेजेस नहीं होते, फार्मडी के लिए स्पेशली, तो इनके लिए देखिए फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ आपको समझना है। अभी आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना भी नहीं है स्टूडेंट्स, आपको कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, चाहे आप डी फार्मा कर रहे हो, चाहे बी फार्मा कर रहे हो, चाहे एम फार्मा, चाहे फार्मडी, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो कॉलेज हैं वो अप्रूव्ड है क्या नहीं, उनका अप्रूवल इससे मिला है क्या नहीं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो इम्पोर्टेंट है। अगर पीसीआई से अप्रूवल मिला है कॉलेजेस को तभी आप एडमिशन लीजिए, विदाउट पीसीआई के अप्रूवल वाले कॉलेज में आप बिल्कुल एडमिशन मत लिए, वरना आपके जो डिग्रीज हैं उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। दूसरी चीज़ है कि आप कॉलेज का रेपुटेशन का भी पता लगाइए कि ये रेप्यूटेड कॉलेज है या नहीं। कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, आपको एडमिशन कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा अगर आप एडमिशन के पीछे भाग रहे हो, और कोई भी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको उतना नॉलेज नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, और उसका वैल्यू उतना नहीं रहेगा, तो आपको जॉब में भी प्रॉब्लम आएगा। तो उसका रेपुटेशन कॉलेज का होना चाहिए। स्टैब्लिशमेंट देखिए कब स्टैब्लिश्ड हुआ है, कौन से ईयर में, कितने साल हो चुके कॉलेज को, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्लेसमेंट उस कॉलेज में है या नहीं है, अगर आपने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको वहाँ ही डायरेक्ट वहीं से कोई जॉब मिल जाता है कि नहीं, कोई कंपनी डायरेक्ट आके कॉलेज में आपको, यूनिवर्सिटी में आके आपको लेकर चली जाती है और जॉब दे जाती है। ये सारी चीज़ों का पता लगाइए। क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं, इन चीज़ का भी आपको पता लगाना। ये सब आपको किसी ना किसी वेबसाइट से या फॉरम से, डिस्कशन फॉरम से, ये जगह से आपको पता चल जाएगा। तो इन चीज़ों का पता लगाना आपको बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि आप पैसा भी बहुत खर्च करने जा रहे हो, और आपको डिग्री अगर अच्छा नहीं मिला, आपको नॉलेज अगर अच्छा नहीं मिला, आप वहाँ पे लैब फैसिलिटी, अगर लेबोरेटरी फैसिलिटी बराबर नहीं है, टीचिंग स्टाफ की फैसिलिटी बराबर नहीं है, एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, प्लेसमेंट भी नहीं है, कॉलेज का कोई रेपुटेशन भी नहीं है, और ये अगर नहीं है तब तो कुछ मतलब ही नहीं रहा। ये है और ये भी नहीं है तो भी आपको चेक करते रहना पड़ेगा, कॉलेज टू कॉलेज आपको जाते रहना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करियर के बारे में समझते हैं। तो डी फार्मा अगर आप देखोगे तो आप अपना डी फार्मा अगर आप कर लेते हो तो आप जानते हो कि आप अपना एक मेडिकल ओपन कर सकते हो और मेडिसिन को सेल भी कर सकते हो, चाहे होलसेल की बात करो चाहे
रिटेल की बात करो तो ये आपको याद रखना कि आपका मेडिकल आपका ओपन हो जाएगा। और लेकिन हाँ, डी फार्मा के बाद आपको एक एग्जिट एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है और लाइसेंस मिलने के बाद ही आप मेडिकल खोल सकते हो। क्योंकि पहले कैसा था, डी फार्मा होने के बाद डायरेक्टली आप ओपन कर सकते थे, आपको लाइसेंस मिल जाता था। अब आपको एक एग्जिट एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है। और इतना जो मैं बता रहा हूँ आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इतना पता है कि डी फार्मा के बाद मेडिकल ओपन करते हैं तो आप डी फार्मा का एडमिशन जब ले ही लोगे तभी आपको ये सारी चीज़ें पता अपने आप आने लगेंगी स्टूडेंट्स। बी फार्मा अगर आप करते हो तो ये है कि आप मेडिकल तो ओपन कर ही लोगे, इसका फ़ायदा आपको तो मिलेगा। लेकिन हाँ, मेडिसिन को जो सेल करते थे अब तक, अब आप मेडिसिन को मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो। आप अपना भी एक कंपनी ओपन कर सकते हो जहाँ पे आप दवाइयाँ बनाओगे स्टूडेंट्स। फिर आप इंडस्ट्रीज़ में जॉब भी कर सकते हो। तो ये जो भी आपको लगता है इसमें अपॉर्चुनिटी है। और भी बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं होंगी। एम फार्मा करते हो तो प्रीवियस वाले जो भी फैसिलिटीज़ रहेंगे वो तो आपको मिलने ही वाले हैं, मेडिकल सेलिंग करना, फिर मैन्युफैक्चरिंग करना, इंडस्ट्रीज़ में काम करना। लेकिन हाँ, अब बी फार्मा और एम फार्मा में फ़र्क है स्टूडेंट्स। बी फार्मा के बाद अगर एम फार्मा करते हो और जो भी इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से कुछ सब्जेक्ट में आप स्पेशल होते हो तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है स्टूडेंट्स। आपकी जॉब में, आपके सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट रहेगा कंपेयर टू बी फार्मा की। फिर फार्म डी अगर आप करते हो डी फार्मा 12th के बाद, तो फार्म डी में आप मेडिकल ओपन कर ही सकते हो, सेल कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो। जॉब्स जो है आपको हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मेन डिफरेंस लोगों ने यही बताया है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती है, जो मेडिसिन की इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पे आपको जॉब मिलता है बी फार्मा एम फार्मा के बाद। लेकिन हाँ, फार्म डी करते हो तो आपको हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में और गवर्नमेंट क्लिनिक्स में, यहाँ पे भी गवर्नमेंट वाले जॉब्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है कि अगर आपका पहले से ही सोचना है कि आपको हॉस्पिटल्स में ही काम करना है तो आप डायरेक्टली फार्म डी करिए। आपके नाम के आगे डॉक्टर भी आ जाता है, ये भी आप जानते हो। और आपको एक अच्छा रेपुटेशन मिल जाएगा सोसाइटी में भी। देखिए, सिर्फ रेपुटेशन के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, आपको आपका करियर बनाना है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद एक थोड़ा सा ये सैलरी के बारे में समझ लेते हैं, जो एग्जैक्ट नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा सा मैंने ऐसा निकाला है। डी फार्मा की जो सैलरी है, देखिए 15,000 से 20,000 पर मंथ का है, जो बहुत ज़्यादा नहीं स्टूडेंट्स। और बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप नहीं है। अगर आप जॉब करते हो तो बहुत ज़्यादा आपका सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन हर जगह पे एक ही होता है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो बढ़ता ही चला जाएगा। बी फार्मा करोगे तो देखिए, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जॉब लग गया तो आपको कुछ उनके पे स्केल का रूल होता है, उसके हिसाब से 40 से 45,000 आपको मिलेगा। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में हो, आप प्राइवेट कंपनीज़ में हो, तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, 20 से 30। और आज के टाइम अगर आप 60-70,000 मिनिमम स्टार्टिंग मंथ में शुरू करते हो अर्निंग, तो आपका मतलब आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। तो 20-30,000 से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका पैकेज भी बढ़ेगा। ये ज़रूरी है। ये तो सब फ्रेशर के लिए है कि अभी आपने कोर्स किया और डायरेक्टली इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया है तो आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उनका जो चलता है कंपनीज़ में, उनके जो काम जिस प्रोसेस से चलते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो आपको ट्रेनिंग मिलने के बाद आपका जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप कुछ साल तक वहाँ पे काम कर लेंगे तो आपका सैलरी ज़रूर बढ़ेगा स्टूडेंट्स। एम फार्मा करेंगे तो बी फार्मा से एम फार्मा में तो सैलरी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास नॉलेज एज़ कम्पेयर टू बी फार्मा ज़्यादा है। तो ये आप याद रखिए। और ये हर एक चीज़ एकदम फिक्स नहीं स्टूडेंट्स, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये आप याद रखिए। लेकिन हाँ, इतना अराउंड एक एवरेज आप पकड़ के चलिए। फार्म डी अगर आप करते हो तो भी सेम चीज़ है जैसा यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे सिर्फ आप समझ जाइए कि आप गवर्नमेंट, आप ये क्लिनिक्स में, आप हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको मिल गया, वैकेंसीज आते रहते हैं, तो आपकी नसीब जाग जाएगी, क्योंकि वो सिक्योर जॉब रहेगा लाइफ टाइम के लिए। चलिए, ख़त्म करने से पहले कुछ सब्जेक्ट्स जो आप देखना चाहोगे, तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं फार्मेसी। अगर आप करते हो, इससे कम ज़्यादा भी होंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट्स एक बार आप देख लीजिए पॉज करके, और इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट कर लिए। तो चलिए, यहीं पे आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। आप बताइए, अगर आपको फार्मेसी के बारे में और समझना है तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा। जैसे अगर आपको अब्रॉड में जॉब करना है, कनाडा में जॉब करना है, दुबई में जॉब करना है एज अ फार्मासिस्ट फार्मेसी के बाद, या यूएसए में करना है, यूके में करना है, तो आप बताइए। ऐसे सेपरेट वीडियोस मैं बना दूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वीडियोस को वॉच किया, शेयर करिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।